गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोग कर्व फिटिंग पर डिस्कस किए थे तथा उसमें हम लोग एक मेथड पढ़े थे, लिस्ट स्क्वायर मेथड। उसमें से हम लोग जो है स्ट्रेट लाइन, पैराबोला और कुछ मोड जनरल कर्व पर हम लोग इक्वेशन फिट किए थे। आज के इस वीडियो में जो हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। लेकिन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक जानकारी पहले जानना होगा, जो कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है उसका, सैम्पलिंग मेथड। ठीक है ना। ये सैम्पलिंग मेथड हम लोग को टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में जानना होता है। लेकिन सैम्पलिंग मेथड को जानने से पहले हमको फिर एक बार आपको पहले पॉपुलेशन या यूनिवर्स जानना होगा। तो पॉपुलेशन और यूनिवर्स क्या है पर ये देखते हैं। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन और यूनिवर्स। मतलब क्या कि वैसे व्यक्तियों का समूह यानी कि का अध्ययन करते हैं। ठीक ना। अध्ययन के तहत जो है जो भी व्यक्ति है उसका ग्रुप होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहलाएगा। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर स्टडी यानी अध्ययन के तहत जितने भी व्यक्ति, इंडिविजुअल्स का ग्रुप होगा, व्यक्तियों का जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहलाता है। ठीक है ना। It is a collection of individuals or of their qualities or results of operations which can be numerically specified। मतलब क्या, पॉपुलेशन जो है मेरा इंडिविजुअल्स का कलेक्शन है, या आप कह सकते हैं कि कुछ क्वालिटीज आपका दिया रहेगा, चाहे आपको कुछ रिजल्ट दिया रहेगा, उसका कलेक्शन है जो क्या होता है, जनरली न्यूमेरिकली क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है, यानी कि कोई नंबर से वो स्पेसिफाइड होता है। ठीक ना। तो वो कलेक्शन क्या कहलाएगा, मेरा पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहलाएगा। तो यहाँ पर है ए यूनिवर्स और पॉपुलेशन में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी कि पॉपुलेशन या यूनिवर्स जो होगा आपका क्या होगा, वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है। जैसे हम एक फिगर देखते हैं तो ये देखिए, ये मेरा क्या एक पॉपुलेशन है, इसमें जो भी आपका इंडिविजुअल्स है, कौन इंडिविजुअल्स का क्या होगा, मेरा ये सारे इंडिविजुअल्स का कलेक्शन। ये इंडिविजुअल्स मतलब अंदर में जितना भी बहुत सारा आपका क्वालिटीज हो सकता है या फिर आप रियल हो सकता है, इस सारे का अगर एक कलेक्शन लेते हैं वह कलेक्शन क्या कहलाएगा, मेरा पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स कहलाएगा। ठीक है। एक होता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है, ए फाइनाइट सबसेट ऑफ ए यूनिवर्स इज कॉल्ड ए सैंपल। यानी कि जो आपका यूनिवर्स है ये, इसका एक सबसेट लेंगे, वो सबसेट कैसा होना चाहिए, फाइनाइट, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। उस सबसेट को हम क्या कहेंगे, सैंपल कहेंगे, और वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग कहलाएगा। दैट इज ए सैंपल इज स्मॉल पार्सन ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि ये जो यूनिवर्स है, इसी यूनिवर्स का कोई एक बड़ा छोटा सा पार्ट क्या होगा, बड़ा एक सैंपल होगा, यानी सैम्पलिंग होगा। ठीक ना। क्योंकि उसका ये सबसेट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब फाइनली कि जो एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन से कोई एक हम फाइनाइट सबसेट बनाएंगे, और वो फाइनाइट सबसेट जो क्या होगा, उस पॉपुलेशन का एक पार्ट होगा, और वही पार्ट, वही फाइनाइट सबसेट वो क्या कहलाएगा, हमारा सैम्पलिंग या फिर सैंपल कहलाएगा। क्लियर है। तो ये अगर एग्जाम्पल, ये इसको हम अलग से कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल है किसका, इस पॉपुलेशन का। ठीक है। क्लियर है। और द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए सैंपल इज कॉल्ड सैंपल साइज। और क्या कि सैंपल में जो भी आपका इंडिविजुअल्स होगा, ये सारा सब कलेक्शन, वो क्या कहलाता है, सैंपल साइज कहलाता है। किसी सैंपल में इंडिविजुअल्स की जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगा, मेरा वो सैंपल साइज कहलाता है। सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए सैंपल फ्रॉम ए यूनिवर्स इज कॉल्ड सैम्पलिंग। और ये जो प्रोसेस हुआ कि किसी यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन से जो सैंपल हम फाइंड किए, सेलेक्ट किए, चुने, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग कहलाएगा। क्लियर है ना। सैंपल क्या कहलाया, फिर से देखवा रहते हैं कि जो भी किसी स्टडी के तहत अगर हम जो भी कलेक्शन होगा किसी व्यक्ति, किसी इंडिविजुअल का, वो कलेक्शन क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा। और पॉपुलेशन से अगर कोई एक सबसेट बनाते हैं, फाइनाइट सबसेट, वो सबसेट क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा। और ये जो प्रोसेस हुआ वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग कहलाया। क्लियर है। The theory of sampling is a study of relationship existing between a population and samples drawn from the population। मतलब क्या, सैम्पलिंग का जो थ्योरी है वो क्या है, ऐसा अध्ययन है जिसमें क्या होता है, एक रिलेशन बनता है। वो रिलेशन कहाँ बनता है, पॉपुलेशन और सैंपल के बीच। और सैंपल कहाँ से ड्रा हुआ है, आपका पॉपुलेशन से ड्रा हुआ है। यानी कि पॉपुलेशन और सैंपल्स के बीच जो रिलेशनशिप होता है
उसके वो क्या होता है, वो सैम्पलिंग होता है। क्लियर है ना। और इसमें और टॉपिक है रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल, तो रैंडम सैंपल क्या होता है इसको देखते हैं। ए रैंडम सैंपल इज वन इन विच ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन इट। मतलब क्या हुआ कि कोई एक सैंपल है, उस सैंपल में जो प्रत्येक मेंबर होगा, जितना भी मेंबर होगा, ईच मेंबर का जो पॉपुलेशन होगा उसका क्या होगा, इक्वल चांस होना चाहिए, ठीक ना। तब उसे पॉपुलेशन क्या कहेंगे हम लोग, वैसे सैंपल को हम लोग रैंडम सैंपल कहेंगे। रैंडम सैंपल किसे कहेंगे, रैंडम सैंपल उसको कहेंगे वैसा सैंपल को जिसमें जो भी उस सैंपल में मेंबर होगा उस सारे मेंबर का जो बड़ा आपका पॉपुलेशन होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल चांस होना चाहिए, ठीक ना, किसमें, उस सैंपल में। तब वो क्या कहलाएगा अपना रैंडम सैंपल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर एक टॉस को कॉइन करते हैं तो हेड होने का जो प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। तो दोनों दो मेंबर मेरा मिला कॉइन को टॉस करने पर, एक मेंबर मेरा क्या हेड है, दूसरा मेंबर क्या है मेरा टेल है, और दोनों का चांस क्या मेरा इक्वल है, 1/2। तो इस टाइप का जो मेरा सैंपल होगा वो क्या होगा, रैंडम सैंपल कहलाएगा। क्लियर है। एक है पैरामीटर्स और स्टैटिक्स। द स्टैटिकल कांस्टेंट ऑफ पॉपुलेशन सच एज मीन स्टैंडर्ड डिविएशन आर कॉल्ड पैरामीटर्स। यानी कि पॉपुलेशन के लिए कुछ मेरा स्टैटिकल कांस्टेंट होता है, जैसे कि आपका मीन हो चाहे वो स्टैंडर्ड डिविएशन हो। ये मीन स्टैंडर्ड डिविएशन का आपका क्या कहलाता है, पैरामीटर्स कहलाता है, जो कि हमेशा ग्रीक लेटर से लिखा डिनोट होता है। पैरामीटर्स आर डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स, ठीक है ना। और जबकि अगर द मीन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए सैंपल, और सैंपल के लिए जो आपका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन होगा वो क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा, ठीक है ना। नहीं, दो चीज हो, एक मेरा पॉपुलेशन मिलवा, एक क्या होगा सैंपल। तो पॉपुलेशन के लिए जो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन होगा वो पैरामीटर्स कहलाएगा और अगर सैंपल के लिए अगर मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन होगा वो क्या कहलाएगा आपका, स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स को डिनोट करेंगे हम लोग हमेशा रोमन लेटर से। यहाँ पर हम सिंबल लिए हैं पॉपुलेशन के लिए और किसके लिए, सैंपल्स के लिए। पॉपुलेशन के लिए जो आपका पॉपुलेशन साइज होगा वो कैपिटल एन से डिनोट कहलाएगा, ठीक है। और सैंपल्स के लिए जो सैंपल साइज होगा क्या होगा, स्मॉल एन होगा। पॉपुलेशन के लिए मीन होगा हमारा म्यू से, और पॉपुलेशन के सैंपल के लिए मीन क्या होगा, एक्स बार होगा। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आपका पी होगा, इसमें सैंपल प्रोपोर्शन होगा ये पी पर जो आपका ये जो सिंबल है किसका, सिमेट्री का, ये आपका होगा, ठीक है। तो ये सब सिंबल यूज होगा, आगे याद रखिएगा। एक टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो कंसीडर ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज एन विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन एट रैंडम। मतलब क्या, हम लोग मान लिए कि कोई एक मेरा रैंडम कोई एक पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन से हम जो क्या किए हैं कि एन साइज का जो है सैंपल, जितना भी पॉसिबल सैंपल होगा उसको हम ड्रॉ किए, निकाले हैं, किस पर, एट रैंडम पर, रैंडम पर। यानी कोई एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन से जितना भी पॉसिबल सैंपल्स होगा जिसका साइज क्या होगा, स्मॉल एन, उसको क्या किया, हम केवल ड्रॉ किया, निकाले हैं, किससे, उस पॉपुलेशन से, ठीक है। और फॉर इस सैंपल, और जितना भी सैंपल निकाले हैं प्रत्येक सैंपल के लिए वी कैन कंप्यूट द मीन। तो प्रत्येक सैंपल के लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, मीन फाइंड करेंगे, ठीक है। और द मीन ऑफ सैंपल्स विल बी नॉट इक्वल। अब ये तो क्लियरली है कि आपका जो भी पॉपुलेशन है सैंपल है, उस सैंपल से बहुत सारे इसमें मेंबर है, और प्रत्येक मेंबर का अगर हम मीन फाइंड करें तो वह कभी हमेशा इक्वल नहीं होगा, विल नॉट बी इक्वल। दैट इज क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, कभी इक्वल होगा कभी इक्वल नहीं होगा। तो वही क्या है, वी कैन कंप्यूट द मीन और द मीन ऑफ सैंपल्स विल बी नॉट इक्वल। जो हम लोग मीन कंप्यूट किया प्रत्येक मेंबर के लिए वो प्रत्येक मेंबर का मीन इक्वल नहीं होगा, ठीक है। If we grouped these different means according to their frequencies, the frequency distribution is known as sampling distribution of the mean. तब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, जो मीन निकालें उस मीन के लिए प्रत्येक के लिए जो हम क्या करते हैं, उसको ग्रुपेट करते हैं, बांटते हैं, किसके अकॉर्डिंग, उसके मीन्स के अकॉर्डिंग, उसके फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तब वो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। फिर से क्लियर कर रहे हैं कि पहले क्या किया हम लोग सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन से हम क्या करेंगे, एन साइज का जितना भी पॉसिबल सैंपल होगा उसको क्या किया हम लोग ड्रॉ किए, निकाले, और प्रत्येक सैंपल जो निकाले हैं उस प्रत्येक सैंपल के लोग क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे, और वो मीन क्या होगा, हमेशा इक्वल नहीं होगा। अब क्या करना है कि जो मीन निकाले हैं उसको, उसके लिए डिफरेंट मीन के लिए जो है किसके अकॉर्डिंग, उसके फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं।
जो भी मीन निकला है उसके फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ उसका फ्रीक्वेंसी होगा, संख्या उसका दर्शाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, ठीक है। और वही डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा हमारा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, किसका, मीन के लिए, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। सिमिलरली वी कैन हैव सिमिलरली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीजन, यानी कि इसमें भी स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा कि जो भी पॉपुलेशन से हम लोग सैंपल साइज एन साइज का जो भी पॉसिबल सैंपल्स है उसको निकालें और प्रत्येक लिए क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे। तो यहाँ उसके लिए भी मेरा क्या सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, किसके लिए, और प्रत्येक स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी का से उसको फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। यानी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से हो गया, एक मीन का, दूसरा किसका, स्टैंडर्ड डिवीजन का। क्लियर है। एक टॉपिक है स्टैंडर्ड एरर, इसको हम डिनोट करते हैं SE से। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन होगा वही क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। क्लियर है ना, कि जो भी पॉपुलेशन से हम लोग सैंपल्स निकाले हैं और प्रत्येक सैंपल का जो भी स्टैंडर्ड डिवीजन होगा वही क्या कहलाएगा, मेरा स्टैंडर्ड एरर कहलाएगा। क्लियर है। दस द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। यानी क्या, जब स्टैंडर्ड एरर ही कहलाया, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन ही कहलाया, क्या स्टैंडर्ड एरर किसके लिए, स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए, उसी तरह मीन्स के लिए क्या कहलाएगा, आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। द स्टैंडर्ड एरर इज यूज्ड टू असेस द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। और इसका हम लोग स्टैंडर्ड एरर का यूज करते हैं हम लोग किसका डिफरेंस फाइंड करने के लिए, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व वैल्यू। एक्सपेक्टेड मतलब कि जो वैल्यू का दिया हुआ है, और ऑब्जर्व मतलब जो वैल्यू हम लोग माने हैं, दोनों का डिफरेंस फाइंड करने के लिए लोग किसका यूज करते हैं, स्टैंडर्ड एरर का यूज करते हैं। और एक पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कभी काल कि द रेसिप्रोकल ऑफ स्टैंडर्ड एरर इज कॉल्ड प्रिसीजन। स्टैंडर्ड एरर का अगर रेसिप्रोकल लेंगे वो क्या कहलाएगा, प्रिसीजन कहलाएगा। क्लियर है ना। अब क्या ले रहे हैं हम लोग, यदि एन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ठीक है, यानी कि एन का वैल्यू अगर हम लार्ज ले रहे हैं, ए सैंपल इज कॉल्ड लार्ज, तब सैंपल क्या कहलाएगा, अगर 30 से ज़्यादा ले रहे हैं तो सैंपल कहलाएगा लार्ज। ये प्राय जनरली ऐसा होता है कि 30 से अगर एन का वैल्यू ज़्यादा लेंगे तो सैंपल क्या कहलाएगा, लार्ज, अदरवाइज क्या कहलाएगा वो स्मॉल, यानी लेस देन के लिए क्या कहलाएगा, स्मॉल। तो ये वैल्यू आप लोग याद रखिएगा 30, ठीक है। ये 30 से ज़्यादा वैल्यू लेते हैं तो सैंपल कहलाएगा लार्ज, उससे कम लेंगे तो सैंपल कहलाएगा स्मॉल। अब एक टर्म है टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस। क्या है, टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इन्फॉर्मेशन, सैंपल इन्फॉर्मेशन के आधार पर वी टेक, हम लोग लेते हैं सर्टेन डिसीजन, कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं, एज्यूमशन लेते हैं, किसके अबाउट द पॉपुलेशन इन्वॉल्व। जो भी पॉपुलेशन इन्वॉल्व उसमें हुआ है उसके अबाउट हम लोग क्या करते हैं, कुछ उसका डिसीजन लेते हैं, कुछ उसका एज्यूमशन निकालते हैं, किसके आधार पर, सैंपल बेसिस के आधार पर। ठीक है ना। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो हम लोग पॉपुलेशन से सैंपल तैयार किए हैं और उस सैंपल से जो भी हम डिसीजन निकालते हैं, सपोज कर लेते हैं हम कि एक कोई मेरा एक पॉपुलेशन है, ठीक ना, इस पॉपुलेशन में जो है 50% या 70% मान लेते हैं क्या कि इसमें बॉयज है और 30% क्या है, गर्ल्स है। तो इसमें डिसीजन क्या ले सकते हैं हम लोग, नहीं इसमें 70% क्या है, बॉयज है, या इसमें कहेंगे नहीं 45% बॉयज है तो बाकी क्या होगा, गर्ल्स होगा। तो कोई कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन जो हुआ वैसा डिसीजन विच मे बी और मे नॉट बी ट्रू, जो भी डिसीजन हुआ वो सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। इसको इस तरह समझिए कि कोई पॉपुलेशन है, इसमें गर्ल्स और बॉयज, इसमें 70-30 मत मानिए, ठीक ना। अब इसमें जो अब एक कोई पॉपुलेशन है, इसमें ये तो क्लियर नहीं है कि 70% बॉयज है या 30% आपको नहीं मानना है। तो यहाँ हम कहेंगे कि नहीं, इस पॉपुलेशन में जो है आपका 50% बॉयज है, तो हो सकता है इसमें 50% बॉयज हो सकता है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है। तो यानी कि जो भी हमारा सही एज्यूमशन है, जो भी हम माने हैं वो सही हो भी सकता और सही नहीं हो सकता। तो वही लिखिए हम लोग कि जो भी हम पॉपुलेशन से सैंपल तैयार किए उसके आधार पर हम ये डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, और वो डिसीजन सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। तो वही जो सही हो सकता है और सही नहीं हो सकता है, यानी कि विच मे और मे नॉट बी ट्रू आर कॉल्ड statistical hypothesis. This hypothesis is tested.
मतलब क्या कि वो जो हम लोग एज्यूमशन लिए, जो भी डिस्कशन किए, उसके आधार पर जो भी हम एज्यूमशन किए वो सही है या नहीं है, वैसे उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। और इस हाइपोथेसिस को हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। अब टेस्ट करेंगे वो हाइपोथेसिस मेरा सही है या फिर वो गलत है। क्लियर है। अब क्या करें हम लोग, बाय टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस इज मेंट ए प्रोसेस फॉर डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। अब जो हम यहाँ पर टेस्ट, जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस हुआ उसको टेस्ट करेंगे, जब वो टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर एक हम लोग प्रोसेस मिलेगा जिसमें हम लोग ये हमको फाइन रिजल्ट देगा कि वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर रहा है या फिर रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो वही लिखे हैं, बाय टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस इज मेंट ए प्रोसेस फॉर डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, ठीक है। इफ एज्यूमिंग द हाइपोथेसिस आर करेक्ट, और जो हम माने हैं पहले वो हाइपोथेसिस अगर करेक्ट होता है तब हम कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ऑब्जर्व सैंपल। तब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। जैसे अगर मान लिया कि यहाँ पे इसमें 50% इसमें क्या है, बॉयज है, और वो टेस्टिंग करने के बाद ये मेरा क्या हो, करेक्ट हो गया कि नहीं 50% ही उसमें उस पॉपुलेशन में मेरा बॉयज है, तब उस केस में क्या करेंगे, उसका हम लोग फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो इस तरह हम लोग को टेस्ट करना है कि आपको जो प्रॉब्लम दिया रहेगा उसमें आपको एक हाइपोथेसिस मानना होगा कि वो या तो आपको हाइपोथेसिस वो दिया रहेगा या फिर आपको खुद मान सकते हैं। अगर दिया रहेगा तो आपको चेक करना है कि वो हाइपोथेसिस जो दिया हुआ है वो करेक्ट है या फिर रिजेक्ट है। अगर करेक्ट होगा तो उसका हम लोग फिर क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। इफ दिस प्रोबेबिलिटी इज लेस देन ए सर्टेन एन वैल्यू, और आपका साथ ही साथ एक आपको कोई सर्टेन वैल्यू भी दिया रहेगा आपको प्रॉब्लम में, ठीक ना। अगर वो सर्टेन जो प्रोबेबिलिटी फाइंड किए हैं वो हमेशा अगर वो क्या हो, लेस देन हो सर्टेन ऑब्जर्व एन वैल्यू से, दिए हुए वैल्यू से, तब हम कहेंगे हाइपोथेसिस क्या है, रिजेक्ट है। ये कंडीशन याद रखिए हमेशा, ठीक ना। कंडीशन आपको प्रॉब्लम में अप्लाई करने में कम देगा कि अगर जो भी हाइपोथेसिस हम यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाले हैं उस प्रोबेबिलिटी का मान अगर दिए गए वैल्यू से अगर कम आता है तब हम कहेंगे हाइपोथेसिस क्या है, रिजेक्टेड है। अदरवाइज क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, ठीक ना। अगर एजाइन वैल्यू मतलब दिया हुआ जो वैल्यू रहेगा आपका प्रॉब्लम में उससे अगर निकाला हुआ प्रोबेबिलिटी कम आता है तब हम कहेंगे हाइपोथेसिस क्या है, रिजेक्ट है। अगर कम नहीं आया तो क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। ये कंडीशन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। एक टर्म है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस इज बेस्ड फॉर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। यह क्या होता है, प्रॉब्लम को एनालाइजिंग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, नल हाइपोथेसिस का उपयोग करते हैं। नल हाइपोथेसिस इज द हाइपोथेसिस ऑफ नो नंबर डिफरेंस, नो डिफरेंस। नल हाइपोथेसिस का आपका एक हाइपोथेसिस है किसका, ऑफ नो डिफरेंस का, दैट इज ट्रू एंड डिनोटेड बाय एस नो। यानी कि जो नल हाइपोथेसिस है, कोई भी हम जो टेस्ट किए हैं वो अगर ट्रू है तब उसको कहेंगे, हम क्या कहेंगे, नल हाइपोथेसिस कहेंगे। उसको डिनोट करेंगे H0 से, ठीक है। thus इस प्रकार वी शैल presume that there is no significant difference between ऑब्जर्व वैल्यू एंड एक्सेप्टेड वैल्यू। तब हम क्या देख रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, ठीक ना, तो इस केस में नोट सिग्निफिकेंट होगा किसके बीच में, ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू के बीच में। देन वी शैल टेस्ट वेदर द हाइपोथेसिस इज सेटिस्फाइड बाय द डाटा और नॉट। आप तब टेस्ट करेंगे कि जो गिवन डाटा है उस डाटा के लिए मेरा जो ये हाइपोथेसिस सेटिस्फाई है या सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। एक और इसमें टर्म है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी का भी बहुत ज़्यादा रोल है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को पढ़ने में। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी लेवल बिलो विच बी रिजेक्टेड द हाइपोथेसिस इज नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब क्या हुआ, द प्रोबेबिलिटी लेवल बिलो विच बी रिजेक्टेड, जिस वैल्यू पे हम लोग क्या कर दिए, उसको हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है, रिजेक्टेड द हाइपोथेसिस। यहाँ बताएं ना, रिजेक्टेड, यहाँ पर जिस वैल्यू पर हम रिजेक्ट किए हैं उस वैल्यू को क्या कहेंगे हम लोग, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहेंगे, ठीक ना। द प्रोबेबिलिटी लेवल बिलो विच बी रिजेक्टेड द हाइपोथेसिस। जब हम मेरा जो हम हाइपोथेसिस है वो जब रिजेक्ट हो जाएगा उस केस में जो हमको एक लेवल मिलेगा वो लेवल क्या कहलाएगा, आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाएगा, ठीक है ना। द रीजन इन विच ए सैंपल वैल्यू फॉलोइंग इज रिजेक्टेड इज नोन एज क्रिटिकल रीजन। और वैसा रीजन जिस वैल्यू पर हम लोग क्या कर दिए हैं, रिजेक्ट किए हैं, उस रीजन को वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल रीजन। कोई को रीजन होगा ना जिसमें मेरा क्या हो, रिजेक्ट हुआ हो, तो वैसे रीजन को क्या कहेंगे हम लोग, क्रिटिकल रीजन कहेंगे, जिसमें क्या हो, मेरा
हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किए हैं, ठीक है ना। वी जनरली टेक टू क्रिटिकल रीजन विच कवर 5% एंड 1% एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व। हम लोग क्या करते हैं, पराया करके जो है कि क्रिटिकल रीजन जो वो दो तरह लेते हैं, एक लेते हैं 5%, एक लेते हैं 1% एरिया, जो कि कोई भी नॉर्मल कर्व होगा उसको कवर करेगा। एक करेगा 5%, एक करेगा 1%। तो यहाँ देखिए 5% में यहाँ 2.5% धर ले रही है हम लोग, और 2.5% धर लिए, तो 2.5 कितना 5% हो गया ना, इधर 0.5 और 0.5 ये कितना हो गया 1%। अब ये जो बचा ये 95% बचा, ये कितना बचा बीच वाला पार्ट 199% बचा, ठीक ना। तो 2.5% पर आपका जो वैल्यू होता है यहाँ पर जेट का, ये याद रखिएगा -1.96 सिग्मा। इस पर क्या होगा 1.96 सिग्मा, किस पे 2.5% पर ये जेट का वैल्यू होता है। इस वैल्यू को आप लोग याद रखिएगा, अंडरस्टूड है, ठीक ना, ये वैल्यू आपका अंडरस्टूड है। और 1% पर यहाँ 0.5 पर कितना लगा, जेट इक्वल टू -2.586 सिग्मा, इधर 2.586 सिग्मा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको फिगर ए माने, इसको फिगर बी माने। तो ये जो मेरा एरिया है एक्सेप्टेबल है, और ये भी एरिया क्या आपका एक्सेप्टेबल है, यानी इस एरिया में मेरा कोई भी जो है हाइपोथेसिस वो एक्सेप्ट होगा, इसमें क्या होगा मेरा रिजेक्ट होगा। यानी कि 95% में एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर इस फिगर में, तो 5% में क्या रिजेक्ट कर रहा है। इसमें 1% में अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो 99% में एक्सेप्ट कर रहा है तो 1% में मिलाकर कितना कर रहा है रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये टर्म को याद रखिएगा। हियर इन फिगर ए द शेडेड पोर्शन करस्पॉन्डिंग टू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये जो क्या शो कर रहा है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस शो कर रहा है, और इसमें क्या कर रहा है फिगर बी में 0.1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को शो कर रहा है, ठीक ना। इसमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया, इसमें 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो जनरली यही 5% और 1% ही हम लोग क्रिटिकल रीजन को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, एक 5% दूसरा 1%। अगर 5% अगर आपका रिजेक्ट कर रहा है तो 95% एक्सेप्ट करेगा, और अगर आपका 1% अगर आपका रिजेक्ट कर रहा है तो 99% एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब जो आपको जो सिलेबस में टॉपिक था वो था टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ये था हमारा टॉपिक, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ देखते हैं। द प्रोसीड्योर या प्रोसेस और टेस्ट, अभी तक जो भी हम लोग प्रोसेस किए या प्रोसीड्योर किए हैं, विच इनेबल्स यूज टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, जो क्या करते हैं हम लोग मदद करता है डिसाइड करने में कि आपका जो भी हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट कर रहा है या फिर रिजेक्ट कर रहा है, ठीक ना। इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी वैसा प्रोसेस वैसा टेस्ट जो हमको ये डिसाइड करता है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट कर रहा है या फिर रिजेक्ट कर रहा है, तो उसको कहेंगे हम लोग टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कहेंगे। क्लियर है कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस उसे कहेंगे, वैसे प्रोसेस को कहेंगे जिसमें हम लोग जो हाइपोथेसिस दिया है या वो आपका एक्सेप्ट कर रहा है या फिर रिजेक्ट कर रहा है, वो क्या कहलाएगा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। क्लियर है। इफ द डिफरेंस बिटवीन सैंपल वैल्यूज एंड पॉपुलेशन वैल्यूज, अब जो है एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर सैंपल वैल्यूज और पॉपुलेशन वैल्यूज का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं और वो काफ़ी बड़ा हो, सो लार्ज, ठीक ना, तब उस केस में हम क्या करते हैं हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। अगर सैंपल वैल्यूज और पॉपुलेशन वैल्यूज, यानी कि सैंपल की बात का अगर सैंपल का अगर मीन निकालते हैं सपोज, और पॉपुलेशन का भी मीन निकालते हैं, दोनों का अगर डिफरेंस काफ़ी बड़ा हो तब उस केस में हाइपोथेसिस क्या होगा रिजेक्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक होता है कॉन्फिडेंस लिमिट। कॉन्फिडेंस लिमिट आपका जो यहाँ जो आपका ये जो था इसमें 5% था ना इधर, बाकी जो पर्सन रहा ये 95%, ये 95% का कॉन्फिडेंस लिमिट कराता है। सिमिलरली ये 99% क्या करेगा कॉन्फिडेंस लिमिट करेगा। एक्सेप्ट जो है वो एक्सेप्ट वाला जो 99 और 95% वो क्या कहलाएगा आपका कॉन्फिडेंस लिमिट कराता है, और ये आपका क्या कहलाएगा कौन लिमिट, ये कॉन्फिडेंस लिमिट नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। ये भी हम इसको फिगर समझे हैं कि ये जो पोर्शन है सेलेक्ट पोर्शन, ये आपका 95% कॉन्फिडेंस लिमिट है, ये पोर्शन क्या है आपका 99% कॉन्फिडेंस लिमिट है। इसका वैल्यू यहाँ म्यू माइनस 1.96 होगा, और ये म्यू प्लस 1.96 होगा यहाँ पे, ये होगा म्यू माइनस 2.586 सिग्मा, और ये म्यू प्लस 2.58 सिग्मा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये इसलिए माइनस किया इसमें चूंकि मेरा ये था क्या एक्सेप्ट रिजेक्ट वाला पोर्शन था, ये रिजेक्ट पोर्शन था, ये रिजेक्ट था, ये रिजेक्ट था। इफ ए सैंपल स्टैटिस्टिक्स लाइज इन द इंटरवल दिस म्यू माइनस 1.96 सिग्मा से म्यू प्लस 1.9 सिग्मा के बीच, तब वी कॉल 95% कॉन्फिडेंस लिमिट। तब अगर इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच अगर लाई करता है
तब हम कहेंगे उसको 95% कॉन्फिडेंस लिमिट। सिमिलरली अगर इस इंटरवल से इस इंटरवल भी अगर लाइक करेगा तब कहेंगे 95% कॉन्फिडेंस लिमिट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में जो हम लोग जो है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में ही कुछ टर्म होगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जो वीडियो था आपका लैंग्वेज वीडियो था, आप लोग प्रयास कीजिएगा इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, ताकि जो भी हम बात बोले हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए 2 से 3 बार में। अब जब तक नहीं समझे उसका वीडियो को देखते रहें। ठीक है, चलते हैं हम लोग आज का अगले वीडियो में चलेंगे नेक्स्ट वीडियो अगले दिन। धन्यवाद।